हेलो बच्चों। तो आज की इस क्लास के अंदर अपन बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्या। सबसे पहले आपको ये समझना है कि जब भी कोई यहाँ पे क्या होगा कि बॉन्डिंग जब बनती है ना, तो बॉन्डिंग में क्या होता है कि जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक ही स्पीशीज दे रही होती है। तो उस केस में जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और उस तरीके से जो कंपाउंड बन का फॉर्मेशन होगा उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो देखो साफ साफ मैं आपको बता दूं कि बनाता कौन है पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सुनना, ट्रांजिशन मेटल फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन विच मेटल एटम आर बॉन्डेड टू एनाइन न्यूट्रल मॉलिक्यूल बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आपको एक बात ये समझनी है कि इलेक्ट्रॉन देने वाली जो स्पीशीज होगी यहाँ उसको तो अपन लिगेंड बोलेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन लेने वाली स्पीशीज होगी वहाँ वो यहाँ पे मेटल होगी। अब आप लोगों के दिमाग में ऐसे बात आती होगी, सर मेटल कब से इलेक्ट्रॉन लेने लग गई, मेटल तो इलेक्ट्रॉन देती थी। तो मेटल इलेक्ट्रॉन निकालती है, बट दिक्कत क्या है, सुनना। यहाँ क्या होता है कि मेटल जितनी भी होती है ट्रांजिशन, उनके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। तो वो क्या करते हैं कि अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो देने की बजाय दूसरे किसी स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन ले करके, और वो चाहती है कि हम नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लें, क्योंकि ये स्टेबलाइज हो जाएंगे। जैसे मैं आपको बताऊं 26 नंबर का कोई एलिमेंट है, तो वो चाहेगा कि मेरे पास में 10 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाए तो मैं कितने नंबर पे पहुंच जाऊंगा, 36 इलेक्ट्रॉन के नंबर में पहुंच जाऊंगा। और 36 पे आपको पता है क्रिप्टॉन आता है जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए इनको इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत पड़ गई। तो ये मेटल इलेक्ट्रॉन दे के भी स्टेबल है, बट ट्रांजिशन एलिमेंट ध्यान रखना लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबलाइज होती है, इस वजह से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। यहाँ तक बात आई समझ में। तो सुनना, क्लोरोफिल जो होता है मैग्नीशियम, ये भी याद रखना, जो पत्तियाँ हरी होती है पेड़ की वो इसी वजह से होती है। हीमोग्लोबिन में Fe ध्यान रखना, और विटामिन B12 में कोबाल्ट। ठीक है, और एक्सेस प्लेटिन आती है, वो ध्यान रखना, उसके अंदर प्लेटिनम आता है। तो ये बात आपको मैंने समझाई। वर्नर थ्योरी सुनना, वर्नर थ्योरी क्या बोलती है। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बात कही थी। फर्स्ट साइंटिस्ट टू टेल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो वर्नल के पॉस्टुलेट्स क्या थे, इन्होंने प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी बताई। प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है, आयनाइजेबल होती है, वो सेटिस्फाई बाय नेगेटिव आयंस एंड नॉन डायरेक्शनल होती है। ठीक है, जैसे CrCl3 है तो इसमें प्राइमरी वैलेंसी आएगी 3। मतलब इसका चार्ज कितना है, सीधी सी बात यह है कि भैया वैलेंसी कितनी है, वो होती है प्राइमरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, तो सेकेंडरी वैलेंसी सुनना वर्नर की थ्योरी के अकॉर्डिंग, से कोऑर्डिनेशन नंबर नॉन आयनाइजेबल सेटिस्फाई बाय न्यूट्रल नेगेटिव आयंस डायरेक्शनल गिव्स डेफिनेट ज्योमेट्री टू कंपाउंड। मतलब जितने भी लिगेंड का ये नंबर लिखा हुआ जो है ये इसकी सेकेंडरी वैलेंसी में काउंट होगा। बट एक बार सुनना जैसे COCl3 6NH3, यहाँ से आपको यदि बोले कि आप ये बोलो कि इनका सबका कंपाउंड बनाओ, सबका कंपाउंड बनाओगे तो देखो इसमें से क्लोरीन कितने Cl निकाल सकता है, एक। इसमें से क्लोरीन यहाँ से एक, यहाँ से क्लोरीन दो, यहाँ से क्लोरीन तीन। तो 3 मोल AgCl, मैं मान लो इनको सबको मैं AgCl के सॉल्यूशन में डाल दूँ, तो आपको ये जो कंपाउंड है वो 3 देगा, ये 2 क्लोरीन देगा, ये 1 देगा, ये 1 देगा। समझ रहे हो। तो इन केसेस सेकेंडरी वैलेंसी, इन सब की सेकेंडरी वैलेंसी लिखी हुई है। समझ गए आप। तो यहाँ से ये कहना ही चाहता हूँ कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता है जो नॉन आयनाइजेबल होता है, सेटिस्फाई बाय नेगेटिव आयंस डायरेक्शनल गिव्स डेफिनेट ज्योमेट्री टू कंपाउंड। यहाँ तक की बात क्लियर हुई। फिर उसके बाद मतलब आपको एक बात ये समझ लेनी है कि जितने भी आयंस निकालेगा वो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी में काउंट हो जाएंगे, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर आयंस रखे हुए हैं। ठीक, दीज टू हैव आइडेंटिकल फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टी, दीज आर द सिस एंड ट्रांस आइसोमर। सिस ट्रांस आइसोमर्स में आपको बताऊंगा आगे क्या होते हैं। अब देखिए कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या होता है। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन का मतलब ये है कि आपके पास में कि तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मिलेगा। कोऑर्डिनेशन 4 जब मिलेगा तो 2 टाइप की ज्योमेट्री मिलेगी, कि तो आपको स्क्वायर प्लेनर मिलेगी या फिर टेट्राहेड्रल मिलेगी, ये कोऑर्डिनेशन 4 में। कोऑर्डिनेशन 6 में मैं आपको बता देता हूँ, आपको ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री मिलेगी। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। तो देखो ये साफ साफ लिखा है, द आयन ग्रुप बॉन्ड बाय सेकेंडरी लिंकेज विद सेंट्रल एटम हैव डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। ठीक है, फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है, तो सुनना, कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है, यहाँ पे एक चीज़ समझना आप, कोऑर्डिनेशन एंटिटी है क्या। तो देखो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है जो ब्रैकेट के अंदर है ना, इसको कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं, और ब्रैकेट के जो बाहर होता है ये काउंटर आयन कहलाता है।
बात समझ में आ रही है मेरी। फिर डिफरेंट बिटवीन डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, इनके अंदर क्या है तो सुनना। डबल सॉल्ट में कुछ नहीं करते, दो सिंपल सॉल्ट को एक किसी रेशो के अंदर ले करके और उनको मिक्स कर देते हैं, ठीक है। इनकी जो स्टेबिलिटी होती है डबल सॉल्ट की वो सॉलिड फेज में होती है। जब आप इनको पानी में मिलाओगे तो ध्यान रखना 2 एनायन 1 कैटायन आपको मिलेगा, ठीक है। सॉरी, एक आपको एनायन और 2 टाइप के कैटायन मिलेंगे। जैसे डबल सॉल्ट का एग्जांपल यहाँ देखो क्या क्या लिखा है, KCl MgCl2.6H2, इसको कार्नेलाइट बोलते हैं। ये मोर सॉल्ट का फॉर्मूला है, ध्यान रखना। ये पोटाश एलम का फॉर्मूला है, फिटकरी का फॉर्मूला है, ध्यान रखना। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो विच डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली, तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, बट डबल सॉल्ट जो होते हैं वो कंप्लीट डिसोसिएट हो जाते हैं। बात समझ में आई। इंपॉर्टेंट कुछ डेफिनेशन से ही आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं। कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है, तो ब्रैकेट जो है वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। सेंट्रल एटम आयन ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे, जो आपको पता है जो किससे जुड़े होंगे, सीधे सीधे लिगेंड से जुड़े होंगे। लिगेंड जो है वो आयन मॉलिक्यूल बॉन्डेड टू दी सेंट्रल एटम, आप जानते हो लिगेंड क्या होता है, ऐसी केमिकल स्पीशीज है जो इलेक्ट्रॉन डोनर होती है। फिर यूनिडेंटेड मतलब जिसमें एक एटम होगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला। बाइडेंटेड मतलब जिसमें 2 एटम होंगे। पॉलीडेंटेड मतलब जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल आप सब देख सकते हो यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, यहाँ से लिगेंड्स के नेम देखते चलने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझिए पॉलीप्रोपाइनमाइन EDTA है, ठीक। तो ये ग्लाइसिनेटो है, ग्लाइसिनेटो में जैसे देखो ऑक्सीजन एक ये देगा लोन पेयर और एक ये देगा, तो ये बाइडेंटेड लिगेंड है। तो इस तरीके से लिगेंड की आपको डेंटिसिटी पहचाननी आनी चाहिए। ये DTA का स्ट्रक्चर दे रखा है देखो। तो इस तरीके से आप लिगेंड के एक तो नेमिंग आपको देखनी है। तो लिगेंड की नेमिंग आप लोगों के जो भी जहाँ भी आपने इनके नेमिंग लिख रखी है वो लिगेंड की आप नेमिंग देख लेना, जहाँ से आपको न्यूट्रल लिगेंड और नेगेटिव लिगेंड जस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में आप सुनो चिलेट लिगेंड क्या होता है। बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड फॉर्म 2 और मोर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड टू गिव 5 और मोर मेंबर रिंग। मतलब क्या होता है, चिलेट का मतलब होता है पंजा, क्लॉ। इस क्लॉ में क्या होता है कि सेंट्रल एटम को लिगेंड इस तरीके से घेर लेते हैं जैसे किसी गंजे को किसी ने पंजे से पकड़ रखा हो, समझ रहे हो, गंजे को पंजे से पकड़ रखा हो। इस तरीके से जब बीच में से उसकी खोपड़ी पकड़ी हो ना, इस तरीके से पकड़ लेगा चिलेट। इससे क्या होता है, कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। क्लियर। उसके बाद सुनो, जैसे EDTA ने देखो इसको पकड़ रखा है M को, समझ गए। एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है, देखो एन यूनिडेंटेड लिगेंड विच कैन डोनेट थ्रू 2 डिफरेंट एटम्स। जैसे देखो साइनाइड था तो इसमें कार्बन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी दे सकता है। आइसोसाइनाइड में सुना नाइट्रोजन भी दे सकता है। बात समझ में आ गई। एटम एक रहेगा, एक टाइम पे एक ही लोन पेयर दिया जाएगा, बट डोनर साइड चेंज होती रहेगी। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने लिगेंड इससे जुड़े हुए हैं, या मैं बोलूँ कितने नंबर ऑफ लोन पेयर जो है वो सेंट्रल एटम को डोनेट हो रहे हैं, समझ गए आप। जैसे एक क्लोरीन मोनोडेंटेट है तो 6 है ये, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। NH3 एक मोनोडेंटेट है तो 4 अमोनिया है, तो आप समझ जाओ 4 आएगा। C2O4 बाइडेंटेट है, एक C2O4 2 लोन पेयर देता है, तो 3 कितने देंगे, 6। समझ गए कैसे आया। ऐसे ही आप नीचे वाले में देख लो, इथाइलिन डाइअमीन 2 देता है तो 3 6 देंगे। यहाँ तक बात आती है समझ में। फिर K4 में देखो, अब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये जो पूरा डब्बा है इसी को बोल रखा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। आगे वाला जो होता है किसी भी ब्रैकेट के उसको बोलते हैं आयनिक स्फीयर। ये समझ गए मेरी बात। तो यहाँ पोटेशियम जो है काउंटर आयन की तरह बिहेव कर रहा है। फिर ऑक्सीडेशन नंबर आपको आता होगा, क्लास 11th में आपने खूब निकाला है। फिर होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है। होमोलैप्टिक मतलब सेम टाइप के लिगेंड, और हेट्रोलैप्टिक मतलब डिफरेंट टाइप के लिगेंड। जैसे ये सेम टाइप का लिगेंड है तो ये होमोलैप्टिक हो गया, अलग अलग जुड़े हैं तो हेट्रोलैप्टिक हो गया। इतनी बात आप लोगों को समझ में आती है। एक EAN नंबर होता है। EAN नंबर सुनना क्या होता है। EAN नंबर आपको ये बताता है कि किसी एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं सेंट्रल एटम में। तो ये निकालने का तरीका क्या है, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। बस आपको ये करना है। जैसे इस कंपाउंड में सुनना Fe26 पे आता है, समझ गए। माइनस का 2 इसका ऑक्सीडेशन, मतलब इसका 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है इस कंपाउंड में, Fe का 2, समझ गए आप। 2 मल्टीप्लाई में देखो यहाँ पे कर रखा है, और इंटू 6 क्यों करा है, क्योंकि एक साइनाइड, तो 6 साइनाइड है टोटल, तो 36। मतलब देख लो अब Fe में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 26, बट पहुँच कहाँ गया 36 पे। तो EAN नंबर स्टेबिलिटी निकालने में भी काम आता है। बात समझ में आ गई। तो ये सिज़विक की थ्योरी थी। फिर उसके बाद चलो
आप देखो ये सब के निकाल के बता रहा है, किसी में 35, किसी में 36, किसी में 37, किसी में 36। समझ गए आप? इस तरीके से आप स्टेबिलिटी देख सकते हो। बात समझ में आ रही होगी आपको। अब किसी में 37 इलेक्ट्रॉन है तो वो चाहेगा ना कि मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, और जो खुद में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा होता है वो खुद, ध्यान रखना, दूसरे का रिडक्शन कर चुका होता है। इस तरीके से ये समझना है आपको। किसी के पास 35 इलेक्ट्रॉन है तो वो किसी का एक लेगा, मतलब सामने वाले का ऑक्सीडेशन कर देगा। नॉमेनक्लेचर में क्या है? नॉमेनक्लेचर में आपको सबसे पहले ध्यान रखना है किसका, वो कि आपको सबसे पहले पॉजिटिव स्फीयर का नाम लिखना है जिसमें आपको बायडाई कुछ नहीं यूज़ लेना। फिर आपको लिगेंड का नाम लिखना है, लिगेंड भी एक से ज़्यादा है तो उसमें अल्फ़ाबेटिकल यूज़ होगा। फिर आपको क्या करना है, सेंट्रल मेटल का नेम लिखना है विद ऑक्सीडेशन स्टेट, और लास्ट में कोई काउंटर आयन है तो उसका आपको नाम लिख देना है, उसमें भी बायडाई यूज़ नहीं लेना। क्लियर? लिगेंड के केस में याद रखना बायडाई आपको यूज़ लेना है। ठीक है। नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो देखो इसने ये बता रखा है LCOR रूल। इसमें आपको अब देखो सबसे पहले मैं बता दूं कुछ कंपाउंड, ये मैंने नेम लिख रखे हैं लिगेंड्स के, वो आप देख सकते हो। क्लोरीन का क्लोरिडो, C2O4 का ऑक्सीलेटो, O2- ऑक्सीडो हाइड्रोक्साइडो, इस तरीके से आप देख सकते हो। फिर आप लिगेंड के नेमिंग पे आओ सीधा। तो देखो बस एक चीज़ यहाँ पे एक रूल और बता रहा हूँ कि इथाइलिन डायमीन, जैसे EN में पहले से क्या आ रहा है, डाई आ रहा है, तो आप इसके नाम में 2 के लिए तो लगाओगे बेस और 3 के लिए लगाओगे ट्रेस। तो देखो 4 के लिए टेट्राकिस, तो देखो क्या समझ में आता है, ट्रेस इथाइलिन डायमीन। बात समझ में आ गई? ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। कोबाल्ट सल्फेट, डन। ऐसे ही नीचे सेकंड वाले कंपाउंड में सुनना, आगे वाला जो है वो पॉजिटिव स्फीयर है, पीछे वाला नेगेटिव स्फीयर है। तो ध्यान रखना किसी नेगेटिव स्फीयर में 8 लगाते हैं तो यहाँ सिल्वर की जगह नेमिंग हो जाएगी अर्जेंटेट, बाकी यहाँ देखो सिल्वर ही रखा है। तो ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना। आइसोमेरिज्म आप जानते हो, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का मतलब होता है जिसमें फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो जैसे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है, सॉल्वेंट है, लिंकेज है, कोऑर्डिनेशन है। आयनाइजेशन का मतलब है आयन का एक्सचेंज होगा, देखो सीधा सा मैं फंडा बता रहा हूँ आपको। सॉल्वेशन का मतलब होता है पानी, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल का एक्सचेंज होगा। लिंकेज मतलब एम्बीडेंट लिगेंड इसके अंदर प्रेजेंट होगा। लिंकेज मतलब एक बार कार्बन जुड़ा है तो हो सकता है एक लिगेज में नाइट्रोजन जुड़ जाए, देख लो। तो NO2 ONO ऐसे वो वाले लिगेंड है लिंकेज मतलब। और कोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि दोनों मिलेंगे बट आपको ब्रैकेट में मिलेंगे, इस तरीके से, समझ रहे हो? तो एक ब्रैकेट से दूसरे ब्रैकेट में लिगेंड का एक्सचेंज हो रहा होगा। बात समझ में आ गई? डन। फिर आ जाओ स्टीरियो में। तो स्टीरियो में समझना आप कि सम केमिकल फार्मूला सेम, केमिकल बॉन्ड डिफरेंट अरेंजमेंट, 3D शेप। तो देखना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को सिस्टांस आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो टेट्राहेड्रल ये नहीं दिखाते, स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल इसको दिखाते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि टेट्राहेड्रल में 109 डिग्री के एंगल मिलते हैं सारे। MA4 जो है वो कभी भी GI नहीं दिखाएगा, MA3B GI नहीं दिखाएगा, MA2B2 GI दिखाएगा। देखना एक बार कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। MA, A, B और ये B, समझो ये बन गया आपके पास सिस। अब आप ही चाहो तो इस A को तो इधर ले आओ, समझ रहे हो, और इस B को इधर ले आओ, तो अब ये बन जाएगा ट्रांस। तो समझ रहे हो एक सिस एक ट्रांस कैसे बोला है। MA2BC, देखो कोई दो भी सेम हो ना और दोनों MA सेम आ जाए एक साइड तो भी ये सिस बन सकता है, मतलब ये GI दिखाएगा। MABC2 ये भी GI दिखाएगा। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आप इन सबको देख सकते हो। तो मैंने सबके सिस ट्रांस बना सकते हो, आप वीडियो को रोक कर आराम से समझ लो, ठीक है। सिस कैसे, ट्रांस कैसे, ठीक। यहाँ पे याद रखना एक सिस्प्लेटिन है, सिस्प्लेटिन कीमोथेरेपी में काम आता है। ये मैंने अलग अलग कंपाउंड के बता रखे हैं कौन कितने स्ट्रक्चर बनाएगा। MA6 GI नहीं दिखाता, पेयर ऑफ एनेंशियोमर नहीं होता, GI+OI। MA5B6 में ध्यान रखना नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स 2 बनेंगे। MA4B2 में GI 2 बनेंगे और 2 ऑप्टिकल बनेंगे। MA4BC में 2 और 2 4, MA3B3 में 2 और 3, MA2। तो ऐसे मैंने सबके बना रखे, तो ये आप बना के खुद चेक कर लेना। यदि ये भी आपको निकालना सिखाना है तो आप देख लेना, मैं कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। तो पूरा देख लो आप, 1 बाय 1 करके मैंने एक एक लिख रखा है किस तरीके से क्या बना है, ठीक है। बात समझ में आती है? अब उसके बाद सुनना VBT। अच्छा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में मैं आपको बता देता हूँ, मिरर इमेज आपको बनानी है, समझ रहे हो आप, मिरर इमेज बनानी है और दोनों को सुपर इम्पोज कराना है। जैसे ये देखो, ये मिरर इमेज थी, इसको मैंने सुपर इम्पोज कराया। ये जैसे मेरे पास अभी सिस फॉर्म है, इस सिस फॉर्म का मिरर इमेज ये है। अब इसको उठा के मैं इस पर सुपर इम्पोज कर दूँ तो सुपर इम्पोज हो रही है क्या? नहीं हो रही।
तो नॉन सुपर इम्पोजिबल स्ट्रक्चर्स याद रखना क्या होती है, ऑप्टिकल एक्टिव होती है। डन, ठीक है। बट इस केस में याद रखना ट्रांस जो है वो याद रखना ऑप्टिकल इनएक्टिव आएगा। मतलब ये तो है ऑप्टिकल एक्टिव जो एक दूसरे पे नॉन सुपर इम्पोजिबल है, बट ये ऑप्टिकल इनएक्टिव आएगा। क्यों? क्योंकि ट्रांस का जब आप बनाओगे ना मिरर इमेज तो यही बनेगा, देखो इस तरीके से ए बी ए, तो इस तरीके से ये जुड़ गया, ये बी और ये बी। अब ये पूरा सुपर इम्पोज हो जाएगा तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है। डन। फिर उसके आगे की बात करो तो ये आप देख सकते हो, ठीक, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस आ रही होगी आपको समझ में, नहीं हो रही इसका मतलब ये एक दूसरे ऑप्टिकल एक्टिव है। फिर वीबीटी, तो वीबीटी में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका देखो, CONH3 होल ट्वाइस 6+3, तो कोबाल्ट की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो 3D6 कॉन्फ़िगरेशन आ गया, क्योंकि होता ही 4s7 सॉरी 3D7 4s2 होता है, तो 2 इसके निकल गए, 1 इसका निकल गया, तो 3D6 बच गया। डन। तो D6 कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अब आप ये दिमाग लगाओ कि 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर देखो मैंने भर दिए। अब NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये आपको ध्यान रखना है, मैं बता देता हूँ। NH3 CO CN और EN ये ऐसे लिगेंड है जो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, सीधा सा ये पेयरिंग करा देते हैं। तो आपको ये समझना है कि जो अब आने वाले 6 अमोनिया हैं वो यहाँ भरेंगे, तो समझो यहाँ भरेंगे तो D में 2 भरेंगे, S में 1 और P में 3 भर जाएंगे, ये इसका हो जाएगा। ऐसे F6 में आपको पता है, जो मेरे से कंटिन्यू पढ़े उन बच्चों के कॉपी के अंदर ये एग्जांपल मैंने एक एक करा रखे हैं। हाई स्पिन लो स्पिन का पता कैसे लगेगा, ध्यान रखना, हाइब्रिडाइजेशन D से स्टार्ट हो रहा है तो हाई स्पिन है, समझ गए। फिर उसके बाद में एक चीज़ और समझना, इसमें पेयर इलेक्ट्रॉन यदि रहता है, देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, सॉरी मैंने गलत बोल दिया आप लोगों को एक बात। देखो यदि आपका हाइब्रिडाइजेशन D से स्टार्ट हो रहा है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। फिर COF6 में sp3d2 आ रहा है। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, यदि अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा और कलर भी दिखाएगा, ठीक है। sp3 के केस में याद रखना है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आती है, 109 डिग्री का एंगल होता है। स्क्वायर प्लेनर के केस में याद रखना 190 डिग्री का एंगल होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल आप खुद से एक बार निकाल के देखना, आपको समझ में आ जाएगी बात, ठीक है। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी समझा रखी है, आप मैग्नेटिक मूवमेंट तक यहाँ से निकाल सकते हो। ये एक कंपाउंड का मैंने बता रखा है मैग्नेटिक मूवमेंट, एक का मैं आपको निकाल के बता देता हूँ। Mn है तो इसमें Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, +3 का मतलब है T4 कॉन्फ़िगरेशन, तो इसमें 4 अनपेयर है तो 4 4 + 2 करोगे, अंडर रूट चॉइस बोर मैग्नेटोन आ जाएगा। डन। और कॉम्प्लेक्स कैसा है, आउटर ऑर्बिटल, क्योंकि ये जो है वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड के केस में आउटर ऑर्बिटल होता है। फिर लिमिटेशन ऑफ वीबीटी, तो वीबीटी कभी भी याद रखना बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अजम्पशन, स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड के बारे में ज़्यादा नहीं बताती, डज नॉट एक्सप्लेन, कलर के बारे में कुछ नहीं समझाती, फेलियर बताती है टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के बारे में, कांट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को नहीं दिखाती। फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे आओ। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपको क्या समझाती है कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसमें 100% आयनिक कैरेक्टर आता है, उसमें इसका मतलब ये है कि प्लस माइनस आयंस बनते होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। तो इसमें अब क्या होता है समझना, जब लिगेंड के 5 ऑर्बिटल मेटल के ऑर्बिटल से कंबाइन होने आते हैं तो उनमें रिपल्शन फील होता है इलेक्ट्रॉन्स में, इस वजह से स्प्लिटिंग हो जाती है, तो जो एनर्जी सेम है तो डीजनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल ब्रेक हो जाती है, और ब्रेक होने के बाद में ये 2 पार्ट में बढ़ जाते हैं। यदि कोऑर्डिनेशन 6 है तो Eg ऊपर जाएगा और T2G नीचे आ जाएगा, देख लो जैसे डायग्राम में बना हुआ है, समझ गए। अब आपको एनर्जी का गैप निकालना है, 3/5, देखो इन तीनों में स्प्लिटिंग इन दोनों के कारण हुई तो 2/5, बट प्लेन से नीचे आ गया तो माइनस, ऊपर वाले में 3/5 कर देना क्योंकि वो प्लस में है। डन। फिर उसके बाद टेट्राहेड्रल में उल्टा कर देना है, Eg नीचे आ जाएगा, T2G ऊपर पहुंच जाएगा। ये दोनों में एक रिलेशन है, इससे न्यूमेरिकल आपसे कई बार पूछ लेता है, डेल्टा T = 4/9 डेल ऑक्टेड्रल। क्लियर है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, टेट्राहेड्रल के केस में हमेशा याद रखना हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनता है। क्यों? क्योंकि टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग कम होती है, इस वजह से गैप कम होता है, तो 1 2 3rd इलेक्ट्रॉन यहाँ आसानी से पहुँच जाता है और बढ़ जाता है। बट स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होता है, दिक्कत सुनना, यहाँ स्प्लिटिंग ज़्यादा आती है, अब गैप ज़्यादा होगा तो 1 2 3, अब 4th इलेक्ट्रॉन ऊपर जाए इसका क्या चांस है, तो सुनना, यदि ये गैप ज़्यादा है एनर्जी का तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ही रह जाएगा,
इसी वजह से बोलते हैं क्या कि D4 कॉन्फ़िगरेशन के केस में T2G4 आता है और Eg0 आता है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में फोर्थ इलेक्ट्रॉन नीचे रह गया तो इसको बोलते हैं वीक फील्ड लिगेंड। डन। बट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नीचे इलेक्ट्रॉन भरवा देता है, बट वीक फील्ड होता तो आपका फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंच जाता, क्योंकि स्प्लिटिंग इतनी ज़्यादा होती नहीं, फोर्थ इलेक्ट्रॉन आसानी से ऊपर पहुंच जाएगा, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को इतनी। अब सर फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से हैं, तो क्रिस्टल CFSE को इफेक्ट करते हैं, तो चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल, जेड इफेक्टिव सेंट्रल मेटल, देख लो CFSE एनर्जी 5D की ज़्यादा है, 4D फिर 3D की, फिर डेल ऑक्टाइडल स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड उतना ज़्यादा होगा, ऑक्टाइडल में ज़्यादा होती है CFSE टेट्राइडल कंपेयर में। ठीक है। कलर ध्यान रखना DD ट्रांजिशन की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि जब लोअर एनर्जी में होता है तो वो उसको एनर्जी मिल जाती है तो वो हायर एनर्जी में पहुंच जाता है, और फिर हायर एनर्जी से वापस जब नीचे आता है लोअर एनर्जी में तो कलर निकालता है। अब कलर सुनना, यदि रेड एब्जॉर्ब करेगा तो ग्रीन निकालेगा, ब्लू एब्जॉर्ब करेगा तो ऑरेंज निकालेगा, तो ये याद रखना, जो भी कलर निकालेगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर को एब्जॉर्ब करता है। बात समझ में आ गई होगी आपको। अब ये कुछ फैक्टर्स बता रखे हैं। CFSE जो है वो ध्यान रखना जितनी ज़्यादा होगी लैम्बडा उतना कम होगा, मतलब उतना कम कलर का निकालेगा। यदि CFSE एनर्जी ज़्यादा है तो ध्यान रखना वॉयलेट कलर को, मतलब रेड से वॉयलेट की तरफ जाएगी लाइट निकलने वाली है। लिमिटेशन ऑफ CFT, तो ध्यान रखना ये डज नॉट कंसीडर पाई बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स, ये नहीं समझाती। फिर उसके बाद ये आपको LFT समझाएगी आप जब कॉलेज में चले जाओगे। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, तो मेटल कार्बोनिल क्या है कि किसी मेटल और कार्बोनिल के बीच में जब बॉन्ड बन रहा है ना तो उसको मेटल कार्बोनिल बॉन्ड बोलते हैं। FeCO5 sp3d, ठीक है। जैसे इनकी एक शेप याद रखना, जैसे इसमें ट्राइगोनल और बाइपिरामिडल है, समझ गए आप लोग। ठीक। इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 होगा, तो मेटल कार्बोनिल जितने होते हैं उन सबका ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखना 0 आने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर मेटल कार्बन बॉन्ड इन मेटल कार्बोनिल सिग्मा और पाई दोनों होते हैं इनके अंदर। ये एक सिनर्जिक डायग्राम दे रखा है जो आपसे कई बार पूछा जाता है। तो ये देखो आपके पास में, ये तो हो गया आपके पास में लिगेंड, ये हो गई मेटल, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, इस ये दे रहा है तो ये पाई बना लेगा। सिनर्जिक डायग्राम आप ध्यान रखना, लिगेंड देता है तो सिग्मा बनाता है, और मेटल जब अपने इलेक्ट्रॉन देती है एंटी बॉन्डिंग में तो पाई बॉन्ड बनाती है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये पूरा चैप्टर करा दिया। स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड देख लो, कुछ कुछ फैक्टर पर डिपेंड करती है। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम, प्रेजेंस ऑफ चिलेट लिगेंड, ये मैं आपको पहले ही बताया था, स्मॉल साइज ऑफ सेंट्रल मेटल, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। तो इन सबको पे ध्यान रखना, आपका ये चैप्टर ख़त्म हुआ। तो इस वीडियो में इतनी बात करेंगे, फिर इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।